हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूमन राइट्स। वैसे तो ह्यूमन राइट्स बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन एनटी एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है और दूसरा हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, सो हम इसको पिक एंड चूज करके कवर करेंगे और सही चूज करना है। हम इसमें कवर करेंगे बेसिक ट्रीटीज, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, उसके अलावा नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स ये भी डिस्कस करेंगे, होता क्या है। और ह्यूमन राइट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, एक वर्ड में बताऊं तो इंसानी हकूक। ऐसे राइट्स जो आप बचपन से आपके पास होते हैं, इनहेरेंट राइट्स, इनएलिएनेबल राइट्स, दैट मीन्स कोई नहीं छीन सकता आपसे, और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, रिलीजन, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये राइट सिर्फ मुस्लिम के पास है, ये राइट सिर्फ इंडियंस के पास है, ये राइट सिर्फ मेल के पास है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये होते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब इनका नेचर क्या होता है, या फिर मैं कहूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के क्या, वो देखते हैं। तो नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम 7 पॉइंट्स करेंगे। सबसे पहले तो ये इनहेरेंट होते हैं और इनएलिएनेबल होते हैं, दैट मीन्स कोई नहीं आपसे छीन सकता ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, ठीक है, जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता आपसे। राइट टू मैरिज, आपने किससे शादी करनी कोई नहीं छीन सकता आपसे। आप क्या खाना खा रहे हैं, आपके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता इसके ऊपर। ठीक है, ये यूनिवर्सल होते हैं, दैट मीन्स सबके पास अवेलेबल है, रिगार्डलेस ऑफ आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, सेक्स। एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है फॉर सोसाइटल वेलबींग। डिग्निटी को एडवोकेट करते हैं, दैट इज प्रमोटिंग द रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। डायनेमिक होते हैं, दैट मीन्स विद टाइम्स इवॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल LGBTQ, इनके बारे में आप सुनते होंगे कि LGBTQ मैरिज, इसको बहुत ज्यादा एडवोकेट किया जाता है आजकल, पहले तो नहीं होता था। तो टाइम के साथ इवॉल्व हो जाते हैं ह्यूमन राइट्स। रिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हैं, कोई नहीं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको जो है डिफेमेशन केस हो सकता है। इसको बोलते हैं रिस्ट्रेंड बाय लॉ, या फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर। उसके अलावा इट आल्सो रिस्ट्रेन्स द स्टेट पावर, भाई स्टेट कोई गलत काम करेगी, ठीक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसके खिलाफ बोलें, गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अलग बात है, आजकल थोड़ा बहुत हमको पता है, सबको पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी ये आपका बेसिक राइट है कि आप बोल सकते हैं। अगर कोई पॉलिसी में आपको कोई डिफॉल्ट लग रहा है, भाई कोई सही काम नहीं कर रहा,
आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स में मैंने बोला इनहेरेंट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, एसेंशियल हो सकते हैं, डिग्निटी को एडवोकेट करते हैं, डायनेमिक होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं और स्टेट की पावर को भी रिस्ट्रेन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे इसका कैसा इवॉल्व हुआ और नेशनल लेवल पे किस तरह का मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। और हाँ, यूपीएससी के एक दो क्वेश्चंस आए ह्यूमन राइट्स पे, वो भी हम देखेंगे। अब ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10th ऑफ दिसंबर को, 10th ऑफ दिसंबर को। अब इस दिन हुआ क्या था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था, ये हम आगे देखेंगे। तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इस दिन हुआ क्या था? 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। अब ये पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन 10th दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड टू कमेमोरेट दी, नीचे से डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो आपने याद रखना है कि इस दिन अडॉप्ट हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, अब सबसे पहले जो पहला इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट आया था रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स, वो क्या था? फाउंडेशनल चार्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन चार्टर था 1945 का। यूनाइटेड नेशन चार्टर था 1945 का, टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स, टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स। इसका जो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 है, इट कॉल्स फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स। नहीं, इट वाज द यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब हम कवर करेंगे 1948 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसमें टोटल 30 राइट्स हैं। ठीक है, 30 राइट्स में जिनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल राइट्स। एक तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। ठीक है, टोटल 30 राइट्स हैं। अब क्या हम 30 राइट्स याद करेंगे, रट्टा मारेंगे? देखो, इसका एक और तरीका है। मैंने तो यहाँ पे 5-6 राइट्स को मेंशन किया है, लेकिन देखो जनरल जो राइट्स है ना, वो तो हमें ऐसे भी बेसिक ह्यूमन जो इंस्टिंक्ट है वो हमें हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये राइट हो सकता है। अब इसका एक और तरीका है कि आप वो राइट्स को ना, वो आप उसकी इमेज डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, देन आप उसको ना बार बार देखोगे, रट्टा नहीं मारना, बार बार देखोगे, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि जब भी आपके पास ऑप्शन सामने आएगा तो आप वो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये जो है 5-6 राइट्स यहाँ पे मैं करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या था? राइट टू लाइफ, मैंने पहले ही बताया, राइट टू लिबर्टी, फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये जो है अंडर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, एक तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्री ट्रायल, फ्रीडम ऑफ थॉट। अब दूसरा इसमें क्या है? इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, अब इस इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल राइट्स में क्या क्या कवर होता है? देखिए, सोशल राइट्स में राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू वर्क, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, वर्क, हेल्थ,
इन सोशल सिक्योरिटी। और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू लाइफ था, लिबर्टी था, फेयर ट्रायल था, फ्रीडम ऑफ थॉट था। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में राइट टू एजुकेशन था, वर्क था, हेल्थ था, सोशल सिक्योरिटी था। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इट वाज नॉट अ ट्रीटी, इट वाज नॉट अ ट्रीटी, इसीलिए ये लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि which among the following is not legally binding on countries? ठीक है, तो दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर ऑप्शन में हो तो मैं आपको बताऊंगा और कुछ लीगली बाइंडिंग जो कोड ट्रीटीज हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट ह्यूमन राइट्स या फिर डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, जैसे कि डिसेबल हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ये सारी चीजें, तो वो लीगली बाइंडिंग है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इट वाज नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस इन द यूएन, कोड ट्रीटीज देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस एट द नेशनल लेवल। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। 47 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करती है। मैंडेट क्या है इनका, मतलब एम क्या है? प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब मेंबरशिप इसकी क्या है? 3 साल की इनका टेन्योर होता है और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए इनको इलेक्ट किया जा सकता है। किसी भी मेंबर कंट्री को 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए इलेक्ट किया जा सकता है, बट आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। दैट मीन्स 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए आप इलेक्ट किए जा सकते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्री, लेकिन 2 टर्म्स के बाद दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। इसी तरह से देयर इज ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू वीना डिक्लेरेशन, थ्रू वीना डिक्लेरेशन। अब ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि Which among the following declaration leads to the establishment of Office of Human Rights? तो आपका आंसर क्या होगा? वीना डिक्लेरेशन। ये भी, इसका काम भी यही है कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना, ट्रेनिंग देना, टेक्निकल सपोर्ट टू द कंट्रीज, और ये रिपोर्ट्स देता है टू यूएनएचआरसी और यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, रिपोर्ट किसको देता है? एक तो यूएनएचआरसी को और दूसरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज देखेंगे जो कि लीगली बाइंडिंग है। मैंने बताया ना आपको, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो ट्रीटी नहीं थी, दैट वाज जस्ट अ डिक्लेरेशन, इसलिए वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। बट देयर आर सम ट्रीटीज जो कि लीगली बाइंडिंग है कंट्रीज के ऊपर। अब ये जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रीटीज हैं जो कि लीगली बाइंडिंग है, देखो इसमें याद तो नहीं करना, क्योंकि एक चीज यहां पे आपको दिखेगा कि जो ट्रीटीज है ना, उनके नाम से ही आपको पता चलेगा कि इसके अंडर कौन कौन से राइट्स कवर हैं, क्या क्या ये प्रमोट कर रहा है, कौन से ह्यूमन राइट्स को ये प्रमोट कर रहा है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, एक तो लीगली बाइंडिंग तो है ही, दूसरा एक और क्वेश्चन बन सकता है क्रोनोलॉजी का, कि कौन सा कन्वेंशन, कौन सी ह्यूमन राइट ट्रीटी पहले आई है। आजकल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले 1966 में ICCPR, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और हमने जो 30 राइट्स वहां पे देखे थे, वहां पे मैंने बताया था ना आपको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, भाई वही यहाँ पे भी कवर करेंगे। राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, रिलीजन, फेयर ट्रायल, कोई मुश्किल काम नहीं। इसी तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सोशल में क्या आएगा भाई, क्या आएगा सोशल में, बताओ ना जरा। हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी, वही तो होगा ना। उसके अलावा राइट टू वर्क, भाई इकोनॉमिक राइट, राइट टू वर्क, यही तो है 1966 में। फिर 1979 में अडॉप्ट हुआ था
कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। भाई क्या होगा यहाँ पे बताओ? जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट कर रहा है, वुमेन के राइट्स को प्रमोट कर रहा है, यही तो है और क्या है। देन एक और है यहाँ पे कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, जाहिर सी बात है चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड का प्रोटेक्शन के लिए, वही तो होगा यहाँ पे। तो इसमें बेसिक जो मैं आपको बताऊंगा, बेसिक यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे याद रखनी है, इन कन्वेंशंस को याद रखना है कि ये लीगली बाइंडिंग है, प्लस क्रोनोलॉजी याद रखनी है इनकी। ईयर अगर याद रखोगे भी नहीं, लेकिन क्रोनोलॉजी एटलीस्ट याद रखना कि कौन सा पहले आया है, ठीक है। अब इसके लिए कैसे आप निमोनिक बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद देयर इज कॉन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, के आप किसी भी प्रिजनर को टॉर्चर नहीं कर सकते या फिर इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज रेशियल इक्वेलिटी को आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डिसेबल्ड पर्सन्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रमोट करना। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज के राइट्स को प्रमोट करना, ठीक है। अब हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। बेसिक डेफिनेशन तो हमने कर ली, इंटरनेशनल लेवल पे क्या ट्रीटीज हैं वो भी देख लिया हमने। तो इंडिया में क्या मैकेनिज्म है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 वो प्रमोट करता है। पार्ट 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दैट इज। और प्रियम्बल जहां पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी को प्रमोट करना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी को प्रमोट करना। अब इंस्टीट्यूशंस क्या है? जुडिशरी, भाई जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो आप किसके पास जाएंगे? कोर्ट में ही जाएंगे टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एनजीओज जो कि आपके हक में बात करती हैं, जो कि मतलब लड़ती हैं आपके बिहाफ पे कि कोई चीज गलत हो रही है, तो एनजीओज भी हैं वहां पे। देन एक नेशनल लेवल बॉडी है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, विच इज अपेक्स बॉडी फॉर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। ये भी हम देखेंगे, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही इजी है। आप भी आराम से जो है इनको जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। भाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किस लिए था? ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कौन कौन कर रहा है? अभी मैंने बताया ह्यूमन राइट्स, ये जो है फंडामेंटल राइट्स एक, दूसरा मैंने बताया प्रियम्बल जहां पे वर्ड्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें। फिर मैंने बताया डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी तो है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी तो है, जहां पे बहुत सारे, आप जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे वहां पे बहुत सारे प्रोविजंस मिलेंगे जो कि प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को। तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 3 ऑल। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग: राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड। विच अमंग द फॉलोइंग आर राइट्स अंडर ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? भाई राइट टू एजुकेशन हमने पढ़ा, राइट टू फूड, क्या आपसे कोई छीन सकता है कि आप ये अधिकार छीन सकता है कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ? भाई बताओ। राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस हमने नहीं देखा वहां पे, लेकिन हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट क्या कहता है? ये होगा ना, मतलब जाहिर सी बात है, आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन क्या कहेगा आपका माइंड? भाई ये आंसर हो सकता है। तो जनरली ये वाले जो है ह्यूमन राइट्स जो है ना, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा आपको 30 राइट्स जो है
उसकी एक इमेज डाउनलोड करके रखो और उसको जो है बार बार देखना है, रट्टा नहीं मारना, बार बार देखना है। तो जब भी उस पर अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर इसका डी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन से इंटरनेशनल लेवल क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन देखूं, दैट इज एनएचआरसी। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बॉडी के बारे में बताना चाहूंगा, हो सकता है क्वेश्चन आए। ये मेरा जब यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 था तब मैंने ये करंट अफेयर से ऐड किया था अपने नोट्स में। दैट इज घनीरी, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर स्विस लॉ एज एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक नॉन यूएन बॉडी है, इट इज नॉट द यूएन बॉडी। ठीक है, नॉन यूएन बॉडी है जो कि एक्रेडिटेशन सिस्टम देती है। मतलब ये मान लो एक सर्टिफिकेशन सिस्टम देती है डिफरेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है नेशनल लेवल पे, कि वो काम कैसा कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या वो सही तरीके से रिपोर्ट देती हैं कि नहीं देती। उस बेसिस पे उनको सर्टिफाई किया जा सकता है, दैट इज एक्रेडिटेशन सिस्टम। वो ये ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस जो कि एक नॉन यूएन बॉडी है वो देती है। और इसके बेसिस पे आप यूएन कमिटीज में आपका जो है एक्सेस मिलता है किसी भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। ठीक है, अब न्यूज में ये क्यों था तब, क्योंकि इसने जो है एनएचआरसी का एक्रेडिटेशन सिस्टम वो वापस ले लिया था, बिकॉज जो है कुछ मसाइल थे कि जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, यूएनएचआरसी इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आपका ये एक्रेडिटेशन सिस्टम नहीं हो आपके पास तो आप यूएनएचआरसी में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इंडिया को। ठीक है, अगर एनएचआरसी के पास इसका एक्रेडिटेशन सिस्टम नहीं है तो ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकती इंडिया को एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, तो ये हो गया ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो कि एक नॉन यूएन बॉडी है। अब हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मींस एक लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है जिसके थ्रू उसको क्रिएट किया जाता है। एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ठीक, अब ये इसका काम क्या है, ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है। ठीक है, और रिपोर्ट करती है रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले तो चेयरपर्सन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए ऑफ इंडिया, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए ऑफ इंडिया। दूसरा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट और रिमूवल भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी क्या है चेयरपर्सन के लिए, तो मैंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, और मेंबर्स के लिए इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जुडिशरी एंड ह्यूमन राइट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टेन्योर कितना होता है इनका। टेन्योर इनका 3 इयर्स या फिर अंटिल 70 इयर्स एज। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक मेंबर 60 ईयर का है तो वो 63 की एज में रिटायर होगा। दूसरा मेंबर 68 में अपॉइंट हुआ लेकिन वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा क्योंकि एज लिमिट ही 70 है, एज लिमिट 70 है। तो एक तो या तो 3 इयर्स या फिर अंटिल एज 70। 3 इयर्स का मतलब होता है कि एक बंदा 60 में अपॉइंट हुआ तो वो 63 इयर्स, दैट इज 3 साल पूरे कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा 68 में अपॉइंट हुआ या 69 में तो वो 70 की एज में रिटायर होगा। तो 70 की एज जो है ये लिमिट रखी गई है कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, चाहे आपका टेन्योर 3 साल से कम ही हो। अब मैंने आपको बताया था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के लॉ से बनी गई है।
तो वो एक्ट कौन सा है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। और ये जो है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द सेम पोस्ट, ठीक है, किसी और जगह वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन दोबारा एनएचआरसी में वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस इनका क्या है? यही ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे। अब स्टेट लेवल पे होती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका काम क्या है? स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ठीक है। अब इसमें गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। दूसरा ये है कि चेयरपर्सन जो होता है दैट इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बाकी टेन्योर ये सेम ही होता है यहाँ पे, ठीक है, कितना? 3 साल या फिर अंटिल एज 70। तो मुझे लगता है इतना काफी है आपका ह्यूमन राइट्स के लिए, और इतना ही आएगा भी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि फंडामेंटल राइट्स आप करिए, उनके आर्टिकल्स जो है याद करने हैं कि किस आर्टिकल का क्या प्रोविजन है, दैट्स इट। इस तरह से कि आपका ह्यूमन राइट्स जो है कवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और याद रखिए सफर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोकस्ड रहिए और कंसिस्टेंट बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।